पद परिचय न केवल सीबीएसई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। आज अपने इस वीडियो के द्वारा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। फिर भी अगर कोई जिज्ञासा है तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ सकते हैं। शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन जब वह वाक्य के नियमों में प्रयुक्त होता है, अर्थात किसी वाक्य का हिस्सा बनता है, तब वह पद कहलाता है। और तब इसमें कोई रूप साधक प्रत्यय जुड़ भी सकता है। जैसे जयपुर में ई प्रत्यय जोड़ा गया तो बना जयपुरी। वाक्य में जुड़कर कोई न कोई प्रकार्य यह शब्द करता है और इसीलिए यह पद कहलाता है। तो अब आपको शब्द और पद का अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह पद परिचय होता क्या है। जैसे दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति का परिचय देना व्यक्ति परिचय कहलाता है, जिसमें आप उस व्यक्ति का नाम बताते हैं, उसके गुण और उसके कार्य बताते हैं। ठीक वैसे ही पद का परिचय देना कहलाएगा पद परिचय। इसमें भी आप पद का नाम यानी उसकी व्याकरणिक कोटि बताते हैं, उसके गुण और उसके प्रकार्य बताते हैं। अब पद परिचय देते समय बहुत ध्यान से जिन बातों को समझा जाना चाहिए वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो शब्द जिस वर्ग का सदस्य होता है, पद भी उसी वर्ग का सदस्य होता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर कोई पद अपना निर्धारित कार्य छोड़कर दूसरा कार्य करने लगे, जैसे संज्ञा विशेषण का कार्य करने लगे, तो वह उसी वर्ग का माना जाएगा जो कार्य वह उस वाक्य में कर रहा है, अर्थात उसका प्रकार्य क्या है। पद परिचय में प्रकार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वह रोज शाम को टहलती है। यहाँ पर टहलती शब्द जिसे रेखांकित किया गया है, यहाँ पर यह क्रिया का प्रकार्य करती है। तो वहीं दूसरे उदाहरण को देखिए, रोज टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ पर टहलना जो पद है ये संज्ञा का प्रकार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह संज्ञा की कोटि में ही रखा जाएगा। दूसरा नियम है कारकीय संबंधों को निर्धारित करते समय आपको यह देखना चाहिए कि जिस पद के साथ कारक लगा है उस पद का क्रिया के साथ कौन सा संबंध है। जैसे बच्चे ने खाना खाया, यहाँ पर कारकीय चिन्ह है ने। अब ये लगा है बच्चे संज्ञा के साथ, और बच्चे संज्ञा जो है वो खाया क्रिया का कर्ता है, इसलिए ने चिन्ह है यहाँ पर, यह कर्ता कारक का चिन्ह है। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। यहाँ बच्चे क्रिया का कर्ता नहीं है, बल्कि पीटने की क्रिया से प्रभावित होने वाले हैं, अतः यहाँ को चिन्ह कर्म कारक में गिना जाएगा। व्याकरणिक वर्ग में दोनों प्रकार के शब्द आते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी अर्थात वे शब्द जो बदलते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, लिंग वचन काल कारक आदि के कारण जिनमें परिवर्तन होता है, वे विकारी पद कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी पद परिचय में हमें इनका भी पद परिचय देने का तरीका समझना है, पर इस तरह से दोनों पदों को एक ही वीडियो में शामिल करने से वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इसलिए अविकारी पदों का परिचय देने के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगी, जिसमें आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अविकारी पदों को मैं इस वीडियो में नहीं ले रही हूँ। अविकारी पद वैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक
क्रिया विशेषण और निपात होते हैं। सभी परीक्षाओं में संज्ञा का पद परिचय तो पूछा ही जाता है। जानिए कि संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें क्या क्या बताना होता है। जो पद रेखांकित किया गया है, जो संज्ञा आपको दी गई है, वह किस व्याकरणिक कोटि का भाग है, उसका भेद क्या है, यानी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है, उसका लिंग क्या है जिसे आप क्रिया के द्वारा पहचान लेंगे। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में ही होगी। अगर वह एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। उसका वचन, लिंग, ये भी संज्ञा के पद परिचय में हमें देना होता है। देखिए, सामान्य स्थितियों में संज्ञा का पद परिचय देना मुश्किल नहीं है। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए ताकि कैसा भी प्रश्न हो आप गलती ना करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार हैं। अगर संज्ञा पद वही कार्य करे जो उस वर्ग में आने वाले संज्ञा पद करते हैं तब तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल कब खड़ी होती है? जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के बारे में बताने लगे तो वहां पर वह नामिक विशेषण बन जाएगी। वहां पर वह संज्ञा का काम नहीं कर रही है, वह दूसरी संज्ञा के बारे में बता रही है, इसलिए वह नामिक विशेषण कही जाएगी। जैसे मैंने हीरे की अंगूठी पहनी है, यहाँ हीरा संज्ञा यानी नाम दूसरी संज्ञा अर्थात अंगूठी के बारे में बता रहा है, अतः यह नामिक विशेषण का प्रकार्य कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का कार्य करे तो हम उसे किस में रखें, क्योंकि मूलतः तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें उसका प्रकार्य देखना है। उस वाक्य में जो आपको दिया गया है उसमें उसका प्रकार्य क्या है। अगर वह जातिवाचक संज्ञा का कार्य कर रही है तो आपको उसे जातिवाचक में ही गिनना है। जैसे देश में आज भी जयचंद मौजूद हैं। यहाँ जयचंद नाम है, लेकिन यह नाम उसी तरह के अन्य लोगों के लिए भी है, उसी तरह के गुण वाले लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए है जिनमें जयचंद जैसे गुण हैं। इसलिए यह नाम होकर भी जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करने लगे तब प्रकार्य के आधार पर, यानी जो काम उसने इस वाक्य में किया है उसके आधार पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाएगी। हाँ, मूलतः वह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसने काम किसका किया है इस वाक्य में? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे उदाहरण देखिए, शास्त्री जी महान थे। यहाँ जातिवाचक संज्ञा है शास्त्री जी, लेकिन इसने व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार्य किया। यहाँ शास्त्री जी शब्द लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया है, इसलिए इसने व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार्य किया है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाएगी। अब संज्ञा के बारे में चौथा बिंदु जो हमें ध्यान रखना है वह है भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा एक वचन में आती है तो भाववाचक संज्ञा ही कहलाती है, लेकिन जब यह किसी वाक्य में बहुवचन के रूप में आती है तब यह जातिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाएगी। जैसे उनकी अच्छाइयों का वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। यहाँ पर अच्छाई भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप दिया गया है, अच्छाइयों, इसलिए बहुवचन में आकर यह जातिवाचक संज्ञा का प्रकार्य कर रही है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाएगी। पांचवा बिंदु जो हमें जानना चाहिए संज्ञा के बारे में वह है कि जब कभी क्रिया शब्द वाक्य में संज्ञा का काम करने लगे तो वह क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी या संज्ञा कहलाएगी?
जी हाँ, वह क्रियात्मक संज्ञा कहलाएगी। जैसे अब लिखना बंद करो, यहाँ लिखना क्रिया ने काम किया है संज्ञा का। ऐसी क्रियाओं को समझने के लिए, जांचने के लिए आप उस क्रिया के बदले कोई संज्ञा रखकर देखें। जैसे हम इस वाक्य में लिखना के बदले किताब रखकर देखें। अब किताब बंद करो। इससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ पर क्रिया संज्ञा का काम कर रही है, इसीलिए यह यहाँ पर क्रियात्मक संज्ञा कहलाएगी। ध्यान दें, संज्ञा पदों का परिचय देते समय हमें कारक भी बताना होता है। तो अब हम सभी कारक और उनके चिन्हों को समझ लेते हैं। कारक और उनके चिन्ह। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कई बार वाक्य में कर्ता कारक में संज्ञा इस प्रकार आती है कि उसके साथ कोई चिन्ह नहीं लगा होता है। जैसे राम बाजार जाता है, यहाँ राम कर्ता के साथ कोई चिन्ह नहीं है, परंतु राम संज्ञा कर्ता कारक में ही है। और यूं कर्ता कारक के चिन्ह ने, से, के, द्वारा और को भी माने जाते हैं। दूसरा कारक है कर्म कारक। कभी कभी कोई चिन्ह नहीं भी होता है और यूं कर्म कारक का चिन्ह है को। करण कारक का चिन्ह से, के द्वारा साधन के रूप में। जैसे मैंने चाकू से फल काटे, यहाँ पर फलों को काटने का साधन चाकू है, इसलिए यहाँ पर चाकू से, तो चाकू संज्ञा करण कारक में है। चौथा कारक है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है को या के लिए, जिसमें किसी को कुछ देने का भाव हो, प्रदान करने का भाव हो। अपादान कारक का चिन्ह है से, लेकिन यहाँ पर से अलग होने के भाव में होगा। साथ ही यह ध्यान दें, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि सीखने, लजाने और डरने के भाव में भी से का प्रयोग होता है और वह अपादान कारक में ही गिना जाता है। अगला कारक है संबंध कारक, जिसके चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे शाम का भाई, तो यहाँ पर जो का लगा है शाम के साथ, यहाँ शाम संबंध कारक में है। मेरी बहन, यहाँ मूलतः सर्वनाम मैं है, उसके साथ री चिन्ह लगा है जो कि संबंध कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह है में, पे, पर, ऊपर, के नीचे, के भीतर आदि। संबोधन कारक हे, रे, अरे, ओ आदि। अब हम यह देखेंगे कि वाक्य में संज्ञा का प्रयोग किस किस जगह पर किया जाता है। एक जो सर्वसाधारण रूप है वह है लौकिक कर्ता के रूप में। जैसे सरला लिख रही है, यहाँ लिखने की जो क्रिया है उसका कर्ता सरला है, वह इस काम को कर रही है, इसलिए वह लौकिक कर्ता है। दूसरा व्याकरणिक कर्ता के रूप में, जैसे बारिश हो रही है, यहाँ हो रही है क्रिया का व्याकरणिक कर्ता बारिश है। तीसरा प्रत्यक्ष या मुख्य कर्म के स्थान पर, जैसे तुमने पत्र लिखा था, यहाँ पर पत्र जो है वह मुख्य कर्म है और यह क्रिया के बिल्कुल करीब है, अप्राणीवाचक भी है, यह क्या प्रश्न का उत्तर भी है। चौथा बिंदु है गौण अप्रत्यक्ष कर्म के स्थान पर। जैसे इस वाक्य में है राम ने सीता को फल दिए, यहाँ पर देने की जो क्रिया है उसमें वह सकर्मक क्रिया है और उसके साथ उसके बिल्कुल करीब जो फल लिखा गया है वह प्रत्यक्ष कर्म है और सीता जो है वो अप्रत्यक्ष कर्म है, वह गौण कर्म है। यह ध्यान रखिए कि प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म इनमें अंतर क्या है। प्रत्यक्ष कर्म क्रिया के बिल्कुल करीब लिखा जाता है, वह अप्राणीवाचक होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर्म क्रिया के बिल्कुल करीब नहीं लिखा जाता, वह उससे थोड़ा दूर होता है, वह प्राणीवाचक भी होता है। अब अगला बिंदु है पूरक के स्थान पर। पूरक के स्थान पर इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग हुआ है। कमल चिकित्सक है,
यहाँ है जो क्रिया है, अस्तित्ववाची क्रिया है, उसको पूरक का उसके लिए पूरक का कार्य किया है संज्ञा चिकित्सक ने। क्रिया विशेषण पद या पदबंध के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग। लड़का घर गया, यहाँ पर घर जो संज्ञा है वह स्थानवाची क्रिया विशेषण का कार्य कर रही है। अब संज्ञा के पद परिचय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बुराइयों से दूर रहो, यहाँ पर बुराई जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका बहुवचन दिया गया है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, और कारक है अपादान कारक, क्योंकि दूर होने का भाव है। दूसरा उदाहरण है तुम घर जाओ, यहाँ पर घर जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग में है, एक वचन है और कर्म कारक में है। स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रकार यह इस वाक्य में कर रही है। कोमल ने बहन के लिए कपड़े खरीदे हैं, यहाँ पर बहन शब्द जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और संप्रदान कारक में है। के लिए चिन्ह लगा है जो कि संप्रदान कारक का चिन्ह है। अप्रत्यक्ष या गौण कर्म का प्रकार कर रही है। खरीदने की क्रिया बहन के लिए हुई है, यहाँ पर कपड़े मुख्य कर्म है और बहन गौण कर्म है। अगला उदाहरण है छात्रा कहानी लिख रही है, यहाँ पर छात्रा जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि यह लिख रही है क्रिया की कर्ता है। दूसरा बिंदु है सर्वनाम। सर्वनाम का पद परिचय देते समय लगभग संज्ञा की तरह ही सर्वनाम का भी पद परिचय दिया जाता है, उसकी भी व्याकरणिक कोटि बतानी होती है। उपभेद, हाँ उपभेद, जब सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हो तो आपको उपभेद भी बताना होता है। फिर लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका संबंध। लिंग जो है सर्वनाम का वो आप क्रिया के अनुसार निर्धारित कर पाते हैं और वचन भी। सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या क्या ध्यान रखें? सबसे पहला, वचन बदलने पर सर्वनाम का रूप बदल जाता है, जैसे मैं का हम और मैंने का हमने। अब अगर सर्वनाम पुरुषवाचक हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, हम, मध्यम पुरुष यानी तो, तुम, आप। तू का प्रयोग आजकल हिंदी में नहीं किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, वे, अन्य जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। इसमें यह भी शामिल है कोई सर्वनाम का प्रयोग अनिश्चित प्राणियों की सूचना देने के लिए किया जाता है, अतः कोई अनिश्चयवाची संख्यावाचक सर्वनाम है, और कुछ का प्रयोग वस्तुओं के परिमाण की सूचना देने के लिए होता है, अतः कुछ अनिश्चयवाची परिमाणवाची सर्वनाम के रूप में बताया जाना चाहिए। प्रश्नवाची सर्वनाम में आपको यह ध्यान रखना है कि कौन, जो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसका प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। सर्वनामों पर अब आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के भेद जान लेते हैं। सर्वनामों में सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जा रही हो उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और इसी आधार पर इसके तीन भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, हम और इनसे बनने वाले अन्य शब्द। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तू, तुम और आदर सूचक रूप में सुनने वाला, उसके लिए आप। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह, वह और इनके बहुवचन रूप, अन्य कारकीय रूप। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या, इसके विषय में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिस, और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप, जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप करेगा आदि। कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला है आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ आपका प्रयोग जो व्यक्ति सामने सुन रहा है उसे आदर देने के लिए आदर सूचक रूप में हुआ है, अतः यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और एक वचन में है, पुल्लिंग है। चले जाइए क्रिया का कर्ता है। दूसरा उदाहरण है कौन है जो उनसे मिलना चाहता है। इस वाक्य में दो सर्वनाम है। पहला है कौन, यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है क्रिया का कर्ता है और पूरक का प्रकार्य कर रहा है। जो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है, एक वचन में है, पुल्लिंग है और चाहना क्रिया के साथ कर्ता कारक में है। प्रधान और आश्रित इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का प्रकार्य भी यह कर रहा है। तीसरा है यह ले जाओ। यहाँ पर यह शब्द जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है। यह पद एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों रूपों में हो सकता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इससे हम निश्चित नहीं जान सकते हैं इस वाक्य में, इसलिए यहाँ यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में है और कर्म कारक में है। पद परिचय में अब बात आती है विशेषण पदों के परिचय की। तो इसमें आपको सबसे पहले तो यह निर्धारित करना होता है कि दिए गए पद की व्याकरणिक कोटि क्या है, क्या वह विशेषण है, और अगर वह विशेषण है तो फिर उसके बाद आपको उसका भेद बताना होता है। आप जानते ही हैं कि विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। फिर बात आती है विशेषण के लिंग की, वचन की और विशेष्य की। आप जानते होंगे कि विशेष्य वह पद होता है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। अब आप विशेषणों के बारे में इन बातों का ध्यान रखिए ताकि विशेषण का पद परिचय देते समय कोई गलती ना हो। सबसे पहला, संज्ञा का जो लिंग और वचन है वही उसके विशेषण का भी होगा। जैसे अच्छा बालक, बालक पुल्लिंग है तो अच्छा विशेषण का भी लिंग पुल्लिंग ही होगा। अच्छी बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए अच्छी विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा। इसी तरह से अच्छी महिला और अच्छी महिलाएं वचन भी वही होगा। जैसे पहला जो उदाहरण है महिला का, वो एक वचन है तो अच्छे शब्द विशेषण ये भी एक वचन है। और इसी तरह से अच्छी महिलाएं, यहाँ पर अच्छी जो पद है ये विशेषण बहुवचन में ही गिना जाएगा। दूसरा है विशेषण और प्रविशेषण में अंतर होता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले पद प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बहुत अच्छा निबंध है, यहाँ पर बहुत जो पद है वह प्रविशेषण है। क्यों? क्योंकि यह अच्छा विशेषण की भी विशेषता बता रहा है इसलिए प्रविशेषण है। तीसरा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को आप प्रकार्यात्मक विशेषण भी कह सकते हैं क्योंकि मूलतः वह एक सर्वनाम है, परंतु जब वह विशेषण का कार्य करने लगता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे आपका बेटा कहाँ रहता है, यहाँ आप जो है वह है क्या, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर यह बेटा की विशेषता बता रहा है इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया है। विशेषणों में सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम, इन दोनों में विद्यार्थियों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, भ्रम की स्थिति रहती है। जैसे कि कौन से उसमें गिना जाए, जो पद दिया गया है वह सार्वनामिक विशेषण माना जाए या निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाए। तो एक बड़ा ही साधारण सा सरल सा तरीका है उसका, और वह यह है कि जो वाक्य आपको दिया गया है अगर उसमें सर्वनाम किसी संज्ञा की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है, तब वह सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह घड़ी मेरी है, यहाँ पर यह भी
एक सर्वनाम है, मेरी भी एक सर्वनाम है, इन दोनों के बीच में संज्ञा है। आप इस तरह से भी तय कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण में दो सर्वनामों के बीच में एक संज्ञा आती है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में जब सर्वनाम निश्चितता का बोध कराए तब वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह घड़ी है, ये कुछ और नहीं है, यह घड़ी है, इसलिए यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब आखिरी प्रकरण है इस पद परिचय का, विकारी पदों में क्रियापद। क्रियापदों का पद परिचय कैसे दिया जाए? हाँ, निश्चित रूप से क्रियापदों का पद परिचय देते समय हमें काफी कठिनाई होती है, क्योंकि एक तो क्रियाओं के भेद कई सारे हैं और उस पर दूसरा ये भी है कि क्रियापदों का पद परिचय देते समय आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे ज्यादा बातें निर्धारित करनी होती है। इसलिए क्रियापदों का पद परिचय विद्यार्थियों को थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, पर मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर आपके सभी जो भी भ्रम हैं, जो भी आपकी शंकाएं हैं, उनका समाधान मैं कर पाऊं। वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। आप जानते ही हैं, होना, करना, खाना, देना, ये क्रियापद हैं। हिंदी में होना क्रिया का वर्तमान काल में स्वरूप होता है और हूं, और भूतकालिक रूप बनता है था, थे, थी। जैसे रमा डॉक्टर है, ये वर्तमान कालिक रूप है, ह क्रिया का वर्तमान कालिक रूप है। पुस्तक मेज पर थी, यहाँ पर थी भूतकालिक रूप है, ह क्रिया का। वे दोनों बुद्धिमान थे, भूतकालिक रूप है। वास्तव में होना क्रिया वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या दशा का बोध कराती है, अतः इसे अस्तित्ववाची क्रिया भी कहते हैं। और वह क्रियाएं जो किसी न किसी काम की ओर संकेत करती हैं, किसी कार्य का होना बताती हैं, उन्हें कार्यकलाप बोधक क्रियाएं कहते हैं। अब जान लीजिए कि क्रिया है क्या। वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं, जैसे होना, खाना, करना, देना आदि। हिंदी में होना क्रिया का वर्तमान काल में स्वरूप होता है और हूं, और भूतकालिक स्वरूप बनता है था, थे, थी। जैसे रमा डॉक्टर है, ये वर्तमान कालिक रूप है। पुस्तक मेज पर थी, ये भूतकालिक रूप है। और वे दोनों बुद्धिमान थे, ये भी भूतकालिक रूप है। वास्तव में होना क्रिया वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या दशा का बोध कराती है, अतः इसे अस्तित्ववाची क्रिया भी कहते हैं। और वह क्रियाएं जो किसी न किसी काम की तरफ संकेत करती हैं, उन्हें कार्यकलाप बोधक क्रियाएं कहते हैं। क्रियाओं का इस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। मूल क्रियाएं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह हंसता है। सकर्मक क्रिया मैंने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। क्या का उत्तर आता है, यानी कर्म है, तो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक यानी जिस क्रिया में एक ही कर्म हो। उदाहरण यहाँ दिया गया है, वह आम लाया। यहाँ पर एक ही कर्म है, आम। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर्म, प्रधान कर्म, और दूसरा गौण या अप्रत्यक्ष कर्म। जैसे तुम उसको आम दे दो, यहाँ पर आम प्रधान कर्म है और उसको द्वितीय गौण कर्म है। अकर्मक क्रिया के लिए यह जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ये वे क्रियाएं हैं जिनका व्यापार और फल दोनों उसके कर्ता में ही होते हैं, अर्थात इस क्रिया को कर्म की जरूरत ही नहीं होती। जैसे बच्चा सो रहा था, सोने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर ही पड़ रहा है और सोने की क्रिया भी वही कर रहा है, यानी क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही है।
इसी तरह की कुछ और क्रियाएं हैं जैसे जागना, चलना, बैठना, हंसना, डरना, चमकना, मरना आदि। सकर्मक क्रिया में आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि जब आप क्रिया में कौन, क्या, किसको, किसे प्रश्न लगाएं और उत्तर में, आपके प्रश्न के उत्तर में यदि संज्ञा या सर्वनाम आता है तो क्रिया सकर्मक है और यदि कुछ ना आए तो क्रिया अकर्मक है। जो क्रिया है वह है सकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म के साथ। वह क्रिया जिसके व्यापार का फल उसके करने वाले पर अर्थात कर्ता पर ना पड़े बल्कि कर्म पर पड़े। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, इसमें क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है, वह माला गूंथ रही थी। यह माला एक कर्म है। अब द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं, बाबा ने हमको फल दिए। यहाँ पर दो कर्म है, एक है फल और दूसरा है हमको। फल जो है वो मुख्य कर्म है और हमको गौण कर्म है। ये भी जान लीजिए कि ये मुख्य कर्म और गौण कर्म क्यों है। फल जो है वो क्रिया के बिल्कुल करीब है। यह पहचान के लिए मैं बता देती हूँ आपको कि इसकी पहचान यह होती है कि यह क्रिया के बिल्कुल करीब होता है और साथ ही यह अप्राणीवाचक होता है। और जो दूसरा कर्म है जो कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर्म या गौण कर्म कहलाता है, वह क्रिया से थोड़ा दूर होता है और यह प्राणीवाचक होता है। व्युत्पन्न क्रियाएं। व्युत्पन्न क्रियाएं एक अभी आपने पहले पढ़ी मूल क्रियाएं और अब हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न क्रियाएं, यानी जो मिलाकर बनती है, किसी से बनती है। संयुक्त क्रिया इसका पहला भेद है। सामासिक क्रिया, नामिक क्रिया, मिश्र क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया और फिर व्युत्पन्न क्रिया। इससे पहले आप मूल क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको जिन क्रियाओं का परिचय देने जा रही हूं वे हैं व्युत्पन्न क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो मूल क्रियाओं में या अन्य क्रियाओं में या अन्य वर्गों के शब्दों के साथ मिलाकर उत्पन्न की जाती हैं, वे व्युत्पन्न क्रियाएं कहलाती हैं। आइए अब हम इनके भेदों को जानें ताकि यह टॉपिक और ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। मूल क्रियाओं के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं। अब हम यहाँ आगे अध्ययन करेंगे व्युत्पन्न क्रियाओं का। व्युत्पन्न क्रिया में ये 6 तरह की क्रियाएं हैं। पहली है संयुक्त क्रिया। यह क्रिया दो मूल क्रियाओं के संयोग से बनती है और इसमें पहली क्रिया मुख्य अर्थ को बताने वाली और दूसरी उसकी खातिर अपना अर्थ छोड़ देती है। वह मुख्य क्रिया के अर्थ में रंग भरने का काम करती है, अतः रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, गाड़ी चल पड़ी। यहाँ मुख्य क्रिया है चल और उसकी रंजक क्रिया है पड़ी। यह रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में रंग भरने का काम करती है। दूसरी क्रिया है सामासिक क्रिया। जैसा कि आप समास के नाम से ही समझ गए होंगे, यह दो मूल क्रियाओं के द्वंद्व समास से बनती है और दोनों ही अपना अपना अर्थ बनाए रखती हैं, तब सामासिक क्रिया होती है। जैसे श्याम अब पढ़ लिख सकता है। यहाँ पर पढ़ और लिख दोनों का अर्थ बना हुआ है। नामिक क्रिया जो बनती है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, लेकिन उसमें प्रत्यय जोड़ने से। जैसे उसने मेरी बात झुठलाई, बुढ़िया को मत तड़पाओ, वह सुबह से बतिया रहा है। इनमें क्रमशः झूठ,
तड़प और बात ये संज्ञाएं हैं जिनसे यह नामिक क्रिया बनी है। अगली क्रिया है मिश्र क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिश्र यानी इसमें मिश्रण है किसका? सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण में क्रिया पद जुड़ता है तब मिश्र क्रिया बनती है। नामिक क्रिया बनती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से, लेकिन मिश्र क्रिया बनती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण में क्रिया पद जोड़ने से। ये अंतर हमें समझ लेना चाहिए। इसके उदाहरण है जैसे उसे बहुत भूख लग रही है। यहाँ पर भूख शब्द संज्ञा है और लग रही है क्रिया है, तो इन दोनों के मेल से यह मिश्र क्रिया बनी है। श्यामा बच्चों को बहुत प्यार करती है। यहाँ पर करती है क्रिया है और प्यार संज्ञा है, तो बनी मिश्र क्रिया। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, जो एक संज्ञा द्वारा दूसरी संज्ञा को संचालित किए जाने से होती है। यानी इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी प्रेरणा से दूसरी संज्ञा कार्य को कर रही है। इसके भी दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इनको पहचानना बड़ा आसान होता है जब आप इस नियम को समझ लेते हैं कि मूल क्रिया में जब आ जुड़ता है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे बच्चों ने कौओं को उड़ा दिया, यहाँ पर उड़ा जो क्रिया है उसमें आ लगा है, यह मूल क्रिया में आ जुड़ने से बनी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है वा जुड़ने से। जैसे माँ ने बच्चों से कौओं को उड़वा दिया, आप देखिए इसमें वा लगा है। इस तरह से यह बनी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम जानेंगे कि व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया क्या होती है। ये वे क्रियाएं होती हैं जो देखने में तो अकर्मक क्रिया की तरह ही होती हैं, लेकिन उत्पन्न होती हैं सकर्मक क्रियाओं से। कैसे? उदाहरण देखिए, कुर्सी टूट गई और हवा चल रही है। हम कैसे पहचानें कि ये क्रिया मूल अकर्मक क्रिया है या फिर ये क्रिया व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया है? तो आप ये देखिए कि इन वाक्यों में जहां पर मूल अकर्मक क्रिया होती है वहां पर कर्ता लौकिक होता है, लेकिन व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया में उसका लौकिक कर्ता नहीं होता बल्कि व्याकरणिक कर्ता होता है। उदाहरण के लिए हवा चल रही है, यहाँ पर हवा जो है वह व्याकरणिक कर्ता है। कुर्सी टूट गई है, ये भी व्याकरणिक कर्ता है। यहाँ पर लौकिक कर्ता नहीं होता क्रिया को करने वाला, अपितु व्याकरणिक कर्ता होता है केवल। अब हमें जानना होगा क्रिया का काल। क्रिया का पद परिचय देते समय हमें उसका काल भी बताना होता है, तो इसे हम कैसे तय करेंगे? आप जानते हैं कि हिंदी में मुख्यतः काल 3 माने गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है, क्रिया हो चुकी है, बीते समय की बात है। इसकी पहचान के लिए ये नियम ध्यान रखिए कि क्रिया के आखिर में जब आ, ई, ए और था, थी, थे, थी आए तो वह भूतकालिक क्रिया होगी। वर्तमान काल की पहचान के लिए आपको देखना है कि क्रियापद के आखिर में है, हैं या हूं आ रहा है तो क्रिया वर्तमान काल में होगी। और अगर भविष्यत काल की क्रिया है तो उसकी पहचान भी आसान है। आप देखिएगा कि क्रिया के आखिर में गा, गे, गी और गी आते हैं तो क्रिया भविष्यत काल में होगी। कभी कभी भूतकाल के एक भेद के साथ वर्तमान काल का भ्रम विद्यार्थियों को होता है। भूतकाल के अनेक भेद हैं, 8 भेद हैं। उन भेदों को यहाँ इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, इसलिए मैं आसन्न भूतकाल और वर्तमान काल में जो भ्रम होता है केवल उसे स्पष्ट कर रही हूं। आसन्न भूतकाल का मतलब है जो क्रिया अभी अभी घटित हुई है लेकिन हो चुकी है। वर्तमान काल में क्रिया हो नहीं चुकी है, क्रिया चल रही है, वर्तमान का समय है। तो ये दोनों में अंतर है। आपको देखना है कि उस वाक्य में अगर ये बता दिया गया है कि वह
कार्य हो चुका है तो क्रिया भूतकाल की है। जैसे वह आ चुका है, यानी अभी अभी आया है, पर आ तो चुका है, इसलिए वह क्रिया भूतकाल की मानी जाएगी। और अब हम बढ़ते हैं क्रियाओं के वाच्य की तरफ। क्रिया का वाच्य कैसे पहचाना जाएगा? मूलतः वाच्य दो माने जाते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। फिर अकर्तृवाच्य के दो भेद हो जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले कर्तृवाच्य को समझ लीजिए। जब कर्ता के कार्य को महत्व दिया जाए वहां पर कर्तृवाच्य होता है, जैसे मजदूर ने सामान रख दिया। और अकर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य कैसे बनाया जाता है? कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़ा जाए, क्रिया पदबंध में जा प्रत्यय जोड़ा जाए, या फिर मुख्य क्रिया को भूतकालिक रूप दिया जाए। यह निर्भर करेगा कि वाक्य कैसा है, उसी के अनुसार आपको वाच्य में परिवर्तित करना होगा। जैसे उदाहरण है, मजदूर के द्वारा सामान रखा जाता है। अब आप यहां देख रहे हैं, यहां पर के द्वारा लगा है मजदूर के पश्चात, और जा प्रत्यय जोड़ दिया गया है क्रिया में। अकर्तृवाच्य में अगर क्रिया अकर्मक है तो भाववाच्य होगा, और अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मूलतः वाच्य दो हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आप कैसे पहचानेंगे अकर्तृवाच्य का कौन सा भेद है? अगर क्रिया अकर्मक है तो भाववाच्य है, और अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य है। अब बारी आती है क्रिया की धातु की। आपको पद परिचय में क्रिया की धातु भी लिखनी होगी। तो क्रिया की धातु सही सही कैसे निकालें? इसके लिए एक बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान तरीका है, और वो ये है कि जो क्रिया आपको दी गई है आप उसे तू सर्वनाम के साथ लगाइए। जो रूप क्रिया का तू सर्वनाम के साथ लगता है वही क्रिया का मूल रूप है, वही क्रिया का धातु रूप